नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट एक नए टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोगों को पता है कि हमारा जो सिविल कोर्ट्स के अंदर अधिकार है वो कितना है? हमारे को अगर कोई भी सिविल कोर्ट के अंदर अपना कोई भी सिविल मुकदमा का जो भी कोई केस होता है वो दायर करना होता है तो हम सिविल कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो हमारा सिविल कोर्ट में पहला प्रोसेस क्या होता है? पहले हम अपना प्लेंट फाइल करते हैं। अब प्लेंट फाइल करने का अपना एक तौर तरीका होता है, एक रूल्स होते हैं। हमें प्लेंट ड्राफ्ट अच्छे से करनी होती है, कोर्ट फीस का अमाउंट हमें पे करना होता है। प्लेंट के अंदर हमें कॉज ऑफ एक्शन कि हमारा आखिरकार मुद्दा क्या है वो क्लियर शब्दों में लिखा होना चाहिए, ताकि जज साहब जब प्लेंट पढ़ेंगे तो उनके जज साहब के दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि जो पार्टी के द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा अपना कोर्ट में केस दायर करा गया है, प्लेंट दायर करी गई है, उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन मुझे एज अ जज समझ में आ चुका है। तो ये बातें आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है। और एक छोटी सी बात और क्या होती है कि आपका जो सिविल मुकदमा है वो जब दायर करने आप कोर्ट में जा रहे हो तो टाइम पीरियड भी एक होता है। ऐसा नहीं है कि आज मेरा कोई सिविल मुकदमा है और जो आज मेरे पे अधिकार है कोर्ट में केस फाइल करने का वो मैं 10 सालों के बाद जा रहा हूं, 50 सालों के बाद जा रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप कोर्ट में केस फाइल करने के लिए, सिविल मुकदमा दायर करने के लिए जा रहे हो तो वो टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में भी जाओगे। अब ये अगर सारी पॉलिसीज का ध्यान रखते हुए, रूल्स का ध्यान में रखते हुए अगर आप कोर्ट में, सिविल कोर्ट में केस दायर करते हो तो आपकी प्लेंट एक्सेप्ट हो जाती है। यानी कि सिविल कोर्ट ने मान दिया है कि आपका केस जेन्युइन है, हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो फिर आगे की कार्रवाई शुरू करने का मतलब क्या होता है? फिर सम्मन जारी होते हैं, फिर अपना डिफेंडेंट जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, वो एक अलग बातें हैं। बट यहां पे मुद्दे की बात यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं पे खत्म होती है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। अब अगर मान लेते हैं कि एक ए नाम का व्यक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बता रहा हूं, थोड़ा सा गौर करिएगा इस बात के ऊपर कि एक ए नाम का व्यक्ति है। इस ए नाम के व्यक्ति ने अपना सिविल कोर्ट के अंदर अपनी एक प्लेंट दायर करी है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो सारी बातें समझाई थी आपको इजीली उससे समझ में आ गई होंगी। तब ए नाम के व्यक्ति ने सिविल कोर्ट में अपनी प्लेंट दायर करी है, ठीक है। अब सिविल कोर्ट के पास ना अपने अधिकार होते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई थी कि आपको प्लेंट बनाती है, टाइम ड्राफ्टिंग अच्छे से ध्यान रखनी है, प्लेंट जब बना रहे हो तो उसमें कॉज ऑफ एक्शन ध्यान से रखना है, कोर्ट फी ध्यान में रखनी है, कानून के तहत बाढ़ तो नहीं है ये ध्यान में रखना है, टाइम लिमिटेशन पीरियड ध्यान रखना है, जुरिडिक्शन ध्यान रखना है। अच्छा, एक भी पॉइंट पे अगर मेरे तरफ से यानी कि ए नाम के व्यक्ति की तरफ से अगर गलती होती है तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट सीधी सी बात है यार, कोर्ट एक बात को यही तो करेगा, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। आपकी प्लेंट ए नाम के व्यक्ति रिजेक्ट करी जाती है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो क्या ये सिविल कोर्ट के पास कानूनी रूप से स्टैट्यूटरी राइट है? बिल्कुल है। अगर हम ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 के अंदर पढ़ते हैं तो उसमें बतेरे पॉइंट्स दे रखे हैं कि अगर ए नाम के व्यक्ति आपने कोर्ट फीस ढंग से नहीं पे करी, आपकी प्लेंट रिजेक्ट होती है। अगर आपने कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया, आपकी प्लेंट रिजेक्ट होती है। अगर आपने कोर्ट फीस पे ढंग से नहीं करी है तो रिजेक्ट होती है, अंडर वैल्यू करी है तो रिजेक्ट होती है, ओवर वैल्यू करी है तो रिजेक्ट होती है, बार्ड बाय द लॉ है तो रिजेक्ट होती है, बार्ड बाय द जुरिडिक्शन है तो रिजेक्ट होती है। तो बतेरे ग्राउंड्स होते हैं ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 के अंदर। बट एक बात बताओ, अभी अब जो ये बी नाम का व्यक्ति है जिसके खिलाफ केस फाइल करा है, अब ये बी नाम का व्यक्ति कौन है? ये बी नाम का व्यक्ति है डिफेंडेंट। अभी डिफेंडेंट दुखी होगा नहीं होगा? यार ए नाम के व्यक्ति ने मेरे ऊपर केस फाइल कर दिया है, तो और कोर्ट ने, जज साहब ने प्लेंट को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब बी नाम का व्यक्ति कुछ ना कुछ तो अपना मिर्ची मसाला या कोई ना कोई अपनी तरफ से ग्राउंड तो पेश करेगा ना कि जज साहब ए नाम के व्यक्ति की प्लेंट को रिजेक्ट कर दे, हाँ है ना? तो बी नाम के व्यक्ति ने वही अपना सिविल कोर्ट के अंदर ग्राउंड्स पेश करें। जज साहब ने इंकार कर दिया, सिविल कोर्ट जज साहब ने इंकार कर दिया, सॉरी आपकी प्लेंट रिजेक्ट नहीं हो, आप जो ये ग्राउंड पेश कर रहे हो कि प्लेंट रिजेक्ट होनी चाहिए, तो आपका ग्राउंड बी नाम के व्यक्ति हम रिजेक्ट करते हैं, प्लेंट बिल्कुल सही है, बढ़िया है और हम एक्सेप्ट करते हैं। चलो जी, अब इस बात से एग्रीव्ड होके बी नाम का व्यक्ति कहां चले गए? बी नाम के व्यक्ति चलेगा हाई कोर्ट के पास। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 227। ये मैंने आपको बहुत सारी पहले वीडियोस के अंदर एक बात समझा भी रखी है कि हाई कोर्ट साहब के पास ना अपनी रिट जुरिडिक्शन तो होती है आर्टिकल 226 के अंदर। यार जब मैं रिट कब फाइल करूंगा? जब मेरा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा होगा, लीगल राइट कोई वायलेट हो रहा होगा, तभी तो मैं रिट पिटीशन फाइल करूंगा आर्टिकल नंबर 226 के अंदर। अब इसमें तो मेरा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कोई वायलेट हो ही नहीं रहा है, तो मैं रिट पिटीशन कैसे फाइल करूंगा? तो एक दूसरा अधिकार भी होता है 227 के अंदर, इसको बोलते हैं मिसलियस पिटीशन। तो हाईकोर्ट के पास और भी एक सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन होती है आर्टिकल नंबर 227 के अंदर, संविधान ने इनको यह अधिकार दिया हुआ है। अब बी नाम के व्यक्ति ने आर्टिकल 227 का इस्तेमाल करते हुए हाईकोर्ट साहब के पास अप्रोच करा कि हाईकोर्ट साहब देखो नीचे वाली कोर्ट जो है ना, सिविल कोर्ट, उन्होंने ना प्लेंट को रिजेक्ट करने से मना कर दिया है, तो आप कुछ करिए। तो हाईकोर्ट साहब ने कहा ऐसी बात है, चलो जी मैं जो है ये ए नाम के व्यक्ति की जो प्लेंट है ना इसको रिजेक्ट कर देता हूं। अब सवाल यहीं भी खड़ा हो गया, क्या हाईकोर्ट साहब जो है किसी की प्लेंट रिजेक्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है, क्या हाईकोर्ट साहब के पास
आर्टिकल 227 के अंदर अधिकार है, वेदर हाई कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू रिजेक्ट द प्लेंट अंडर आर्टिकल 227 व्हाइल एक्सरसाइजिंग द जुरिडिक्शन ऑफ आर्टिकल 227। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अपना रेज करा गया, यही सवाल अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर रेज करा गया। अभी जजमेंट का नाम मैं अभी दिखा दूंगा, ठीक है, आपको जजमेंट का नाम दिखा दूंगा और इसका पैरा नंबर 10 जरूर पढ़िएगा, जजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल आया, सुप्रीम कोर्ट साहब ने कहा भाई बताओ हाई कोर्ट साहब, यार आप ये ऐसा जुरिडिक्शन कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो, किसी की प्लेंट कैसे रिजेक्ट कर सकते हो यार, आपके पास तो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है। सुपरवाइजरी का मतलब क्या है, मैं सुपरवाइजर हूं, मेरे नीचे इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनको सुपरवाइज करूंगा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, मैंने किसी को कोई ड्यूटी दे रखी है तो वो ड्यूटी का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, तो मेरा काम है केवल सुपरवाइज करना, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, सिविल कोर्ट ने कोई गलती करी है? नहीं। सिविल कोर्ट साहब ने अगर कोई गलती करी होगी तो ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 के तहत सिविल कोर्ट के साहब के पास अपना रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का अधिकार है तो सही। अब अगर कोई मेरा इंप्लॉय अगर कोई गलती नहीं कर रहा, सब बढ़िया चल रहा है, तो बट मैं किसी इंप्लॉय की ड्यूटी जो मैंने दे रखी है उसकी ड्यूटी मैं खुद निभा सकता हूं, अपनी ड्यूटी में छोड़कर दूसरे अपने इंप्लॉय की ड्यूटी निभा रहा हूं, ये एक जायज बात होगी? नहीं होगी। डेलीगेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है ना कि आपकी पावर जो दी गई है वो आप संभालो, मेरे को जो पावर दी गई है मैं संभालूंगा कानून के द्वारा, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स आर्टिकल नंबर 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात लिखी हुई है, ठीक है जी। तो अब इस केस में यही हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने कहा कि भाई आपके पास कोई पावर नहीं है किसी भी व्यक्ति की प्लेंट जो सिविल कोर्ट के पास में डाली गई है उसको रिजेक्ट करने की, क्योंकि ये पावर केवल सिविल कोर्ट के पास है ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 के तहत। दूसरी बात, अब अगर मान लेते हैं तो ये बात तो आपको क्लियर होगी, एक क्वेश्चन क्लियर होगा कि क्या हाईकोर्ट साहब आर्टिकल 227 का इस्तेमाल करते हुए क्या प्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, याद रखना, एग्जामिनेशन के लिए लेटेस्ट जजमेंट के तौर पे। तो जजमेंट का नाम भी आपसे कोट करा जाएगा कि ऐसा ये बात कौन से जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बोली गई है। अब मैं दूसरा कंटेक्स्ट आपको बताता हूं। चलो एक बारी को मान लेते हैं, एक छोटा सा सवाल और है मेरे मन में आ रहा है, आपको क्लियर होना चाहिए। अब हाईकोर्ट के पास एक और भी तो जुरिडिक्शन होती है ना, रिवीजन जुरिडिक्शन भी तो होती है, रिवीजन भी तो फाइल होती है हाईकोर्ट के पास में, बताओ जरा, होती है नहीं होती? सेक्शन नंबर मुझे बताना जरा, ठीक है, आप लोग मुझे सेक्शन नंबर एक बार बताइएगा। सीपीसी के अंदर हाईकोर्ट के पास अपनी रिविजनल जुरिडिक्शन भी तो होती है, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन के लिए तो हमें समझ में आ गया, अब रिविजनल जुरिडिक्शन भी होती है, तो क्या हाईकोर्ट साहब जो है रिविजन जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए प्लेन को रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों के जवाब मैंने आपको दे दिया। एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपसे ये ना पूछ के रिवीजन वाला पूछ ले, थोड़ा वो जानबूझ के करते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए, तो आपका इसका भी जवाब क्लियर होना चाहिए। चलो मैंने ये भी बता दी। अब मैं दूसरे कंटेक्स्ट के ऊपर आता हूं कि मान लेते हैं कि सिविल कोर्ट साहब ने प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ए नाम के व्यक्ति ने प्लेंट दायर करी और कोई ना कोई फला फला ग्राउंड के ऊपर की जुरिडिक्शन गलत है, कोर्ट फी ढंग से पे नहीं करी है, बार्ड बाय द लॉ है, बार्ड बाय द लिमिटेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी ग्राउंड होगा, तो ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 के अंदर प्लेंट सिविल कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है। अब क्या होगा? तो याद रखना, आप अगर सेक्शन नंबर 2 पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 पढ़ते हो सीपीसी का, उसमें क्या लिखा हुआ है भैया? जो रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट को हम क्या मानते हैं? डिक्री मानते हैं। रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट को हम डीम्ड डिक्री मानते हैं, मैं डीडी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, डीम्ड डिक्री मानते हैं। यार एक बात बताओ, कोई डिक्री होती है तो उसकी अपील लगेगी, हाँ है ना? तो यानी कि ये रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट की जो डिक्री लगेगी, वो अपील लगेगी, तो वो तो सीधा हाईकोर्ट में लगेगी, हाँ है ना? तो हाईकोर्ट के अंदर हम अपना अपील फाइल करेंगे सेक्शन नंबर 96 ऑफ सीपीसी के अंदर। तो एक बात बताइए कि जब हाईकोर्ट साहब आपने अगर अपनी आर्टिकल 227 या रिवीजन जुरिडिक्शन का एक्सरसाइज करके अगर किसी की प्लेंट रिजेक्ट कर रहे हो, तो यानी कि यार साफ तौर पे आप जो इतने सारे अधिकार नीचे वाली अदालत से पहले तो छीन लिए हैं और अपने पास सारे के सारे अधिकार रख लिए हैं। यार ये कहां का न्याय है? जब आपको पता है कि पहले प्लेंट रिजेक्ट होती है, फिर इसको डीम्ड डिक्री माना जाता है, उसके बाद उस डीम्ड डिक्री की अपील जो है, उस डीम्ड डिक्री की जो अपील जो है वो अपनी आपके पास एज हाईकोर्ट के पास लगती है। तो यार वैसे काम करोगे ना आप, सीधा ना तो डीम्ड डिक्री मानने के लिए आपने मना, मतलब डीम्ड डिक्री नहीं मानी गई, फिर अपील फाइल करने का अधिकार आपने छीन लिया, उसके बाद सीधा अपने पास अपने रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट के लिए मंगा लिया है। ये गलत बात है, आपको सिस्टमैटिक तरीके से अपना चलना पड़ेगा। तो आप जो है केवल अपील के अंदर अपना पूरी रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट को सुनोगे, फर्स्ट अपना एज अपीलेट कोर्ट के तौर पे, आप ऐसा कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के तौर पे, कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब होता है जैसे सिविल कोर्ट पहली बार जब केस डाला है, तो आप उसकी तरह एक्ट नहीं करोगे। आप बड़ी कोर्ट हो, आपके पास अलग पावर्स है, सुपरवाइजरी पावर है, अपीलेट पावर है। तो ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना क्लैरिफाई करी। आप इसका पैराग्राफ नंबर 10 अगर आप पढ़ लोगे ना, तो जो मैंने आपको बातें बताई है ना, अपने शब्दों में अपने तौर पे वो समझ में आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसका पैरा नंबर 10 कि जो सीपीसी है भाई, उसके अंदर ये अपना बढ़िया कानून अलग से बनाया हुआ है और ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 के अंदर साफ बोला हुआ है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो ही केवल प्लेंट को रिजेक्ट करेगा, हाई कोर्ट नहीं करेगा। और हाई कोर्ट होने के नाते आप ऐसे जो पावर्स है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हो।
और आप अगर पावर एक्सरसाइज करोगे तो आपके पास सेक्शन 96 में अपील फाइल करने का है ना यार, अपीलेट कोर्ट का ही तो अधिकार है, आप ट्रायल कोर्ट नहीं बन सकते हो। ठीक है जी, ये अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला। एंड साथ में ये भी बोला कि आर्टिकल 227 के अंदर हाईकोर्ट साहब आपके पास सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है, सुपरवाइज करोगे आप। ठीक है, ना कि खुद ही कोर्ट बन जाओगे, खुद ही फर्स्ट इंस्टेंस वाली कोर्ट बन जाओगे, खुद ही ट्रायल कोर्ट बन जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्लैरिफाई करा गया है। और हाँ, जजमेंट का नाम देख लेते हैं कि सर आपने जजमेंट का नाम तो दिखाया नहीं। ठीक है, चलो जजमेंट का नाम है के वलार माथी एंड अदर्स वर्सेस कुमारेसन 2025 सुप्रीम कोर्ट। अब आप में से हम ना बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरे को जजमेंट की कॉपी चाहिए। भाई जजमेंट की कॉपी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं। दूसरी बात, जजमेंट का नाम या केस नंबर, केस की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लास्ट में दे देता हूं। दोनों चीजें मेरी साइड से पूरी होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर शब्दों में बता दिया है। अब एक लास्ट बात और है कि आप में से अगर कोई भी हमारा जो है अपना बैच ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। 5 मई 2025 से शाम को 6 बजे डेली बेसिस में मैं कह रहा हूं, डेली हमारी लाइव क्लास होती है, हुआ करेगी हमारी एप्लीकेशन पे। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैच ज्वाइन कर सकते हो। 45% डिस्काउंट है, याद रखना, और बहुत अच्छा डिस्काउंट है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जो लोग इंटरेस्टेड है बैच को ज्वाइन करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मजा आएगा साथ में। और आपको लगता है कि मेरे को बीएनएसएस भी पढ़ना है क्योंकि मेरा बहुत वीक है, तो वो भी बैच आपको अवेलेबल है। बीएसए पढ़ना है उसका भी बैच अवेलेबल है। कॉन्स्टी पढ़ना है उसका भी बैच अवेलेबल है। टीपीए पढ़ना है उसका भी बैच अवेलेबल है। पूरा का पूरा फैमिली लॉ पढ़ना है उसका भी बैच अवेलेबल है, जिसमें पूरा का पूरा हिंदू लॉ आपको पढ़ाया हुआ है, पूरा का पूरा मुस्लिम लॉ आपको पढ़ाया है, जुडिशरी पर्पस के लिए, जुडिशरी लेवल तक के लिए। तो याद रखना, जो भी आपको सुटेबल लगता है तो आप अपना बैच ज्वाइन करके अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। टाइम वेस्ट मत करो। याद रखना, कुछ ही टाइम में, बस कुछ ही टाइम में एग्जाम्स की नोटिफिकेशन लगातार आपको देखने को हर स्टेट की मिलेगी। टाइम वेस्ट मत करो, मैं बार बार यही बात बोलूंगा। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं अभी के अभी अपना ज्वाइन कर लीजिए। 5 मई 2025 से शाम को 6 बजे हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। और कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, मैं अवेलेबल हूं। आप लोग एप्लीकेशन पे मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो बैचेस के रिगार्डिंग, और कोई अपने डाउट्स पर्टिकुलर कोई भी कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग है तब भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो सुटेबिलिटी लगती है, जो भी प्लेटफॉर्म आप अपना डेली बेसिस पे यूज करते हो, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो, वहां पे भी अपडेट्स आती रहती हैं। और कोई भी डाउट है तो बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लोगों को अवेयर करके जरूर बताइएगा। साथ में हमारी वीडियो कैसी लगी है चैनल को कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।